नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सोमवार और मंगलवार को देश के सभी सरकारी बैंकों में हड़ताल रहेगी। देश के सबसे बड़े बैंक कर्मचारी संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान किया है। फोरम में भारत के बैंक कर्मचारियों और अफसरों के 9 संगठन शामिल हैं। हड़ताल की सबसे बड़ी वजह सरकार का यह ऐलान है कि वो आईडीबीआई बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। बैंक यूनियनें निजीकरण का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि जब सरकारी बैंकों को मजबूत करके अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत है, उस वक्त सरकार एकदम उल्टे रास्ते पर चल रही है। ब्रिटिश संसद में किसान आंदोलन को लेकर हुई बहस के बाद अब भारत की राज्यसभा में ब्रिटेन में बढ़ रहे नस्लवाद का मुद्दा उठा। यह मुद्दा राज्यसभा में बीजेपी के सांसद अश्विनी वैष्णव ने उठाया। उन्होंने ब्रिटेन में भारतीय स्टूडेंट रश्मि सावंत का मामला उठाते हुए कहा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्हें ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट यूनियन से इस्तीफा देना पड़ा। उनके साथ हिंदू धर्म को लेकर भी भेदभाव किया गया और ऐसा करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा बीजेपी सांसद ने महारानी एलिजाबेथ के पोते प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल के मामले को भी चर्चा में शामिल किया। उन्होंने कहा ये कोई नया मामला नहीं है। मेगन मर्केल के इंटरव्यू से भी समझा जा सकता है कि वहां नस्लवाद किस हद तक है। राज्यसभा में बीजेपी सांसद अश्विनी वैष्णव ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से आग्रह किया कि वो रश्मि सावंत के मुद्दे को गंभीरता से लें, जिसके बाद विदेश मंत्री ने कहा कि मैं सदन की भावना को समझता हूं और इसे गंभीरता से लिया जाएगा। ये महात्मा गांधी की धरती है और हम नस्लवाद से अपनी आंखें नहीं फेर सकते हैं, वो भी उस देश में जहाँ भारतीय बड़ी संख्या में रहते हों। विदेश मंत्री ने कहा कि ब्रिटेन के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं। अगर कोई मामला सामने आता है तो हम उनके सामने जरूर उठाएंगे। हम नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में हमेशा आगे रहे हैं। भारत में कमजोर हो रहे लोकतंत्र को लेकर आ रही अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स को लेकर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि देश में लोकतंत्र की स्थिति पर हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जिन रिपोर्ट्स की बात की जा रही है उनमें लोकतंत्र और निरंकुश शासन का जिक्र है, पर यह लोकतंत्र और निरंकुश शासन की बात नहीं है बल्कि दोहरे रवैये की बात है। उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिनके हिसाब से अगर चीजें नहीं होती तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को परेशानी होती है कि भारत में कोई इनकी अनुमति के इंतजार के बिना काम कर रहा है और वो अपने हिसाब से खेल खेल रहा है बजाय इनके मुताबिक। भारतीय मूल की कनाडाई यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर लिली सिंह ने एक बार फिर भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इस बार तो वो ग्रैमी अवार्ड सेरेमनी में एक मास्क लगाकर पहुंची जिस पर आई स्टैंड विद फार्मर्स लिखा हुआ था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो को शेयर कर लिखा है कि मुझे पता है कि रेड कारपेट और अवार्ड समारोह की तस्वीरों को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलती है, तो मीडिया ये लो खूब चलाओ। #I stand with farmers। किसान आंदोलन पर किसानों को एक अनपेक्षित समर्थन मिला है और बीजेपी को झटका लगा है। वह भी बीजेपी सरकार द्वारा नियुक्त मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से। उन्होंने किसानों के लिए एमएसपी को कानूनी मान्यता देने की वकालत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया है कि वो किसानों का अपमान न करें। उन्होंने तो कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया था कि वह किसानों को खाली हाथ नहीं जाने दें और उन पर बल प्रयोग नहीं करें। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने गृह जिले उत्तर प्रदेश के बागपत में एक कार्यक्रम में ये बात कही। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बागपत के कार्यक्रम में कहा कि मैं अभी बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मिलकर आया हूं जो प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैंने तो कोशिश कर ली, लेकिन अब तुम लोग उनको समझाओ। ये गलत रास्ता है। किसानों को दबाकर यहाँ से भेजना, अपमानित करके दिल्ली से भेजना। पहले तो ये जाएंगे नहीं, ये जाने को आए ही नहीं है। दूसरे, ये चले गए तो 300 बरस भूलेंगे नहीं, लिहाजा इन्हें कुछ देकर भेजो। एक चीज है, ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, एमएसपी को कानूनी तौर पर मान्यता दे दो। वहीं उन्होंने कार्यक्रम में यह भी दावा किया कि उन्होंने जब कानाफूसी सुनी तो उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी रुकवाई। 3 दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को पार्टी ने उपाध्यक्ष जैसे बड़े पद से नवाजा है। टीएमसी ने सिन्हा को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य भी बनाया है। लंबे वक्त तक बीजेपी में उपेक्षित रहने के बाद सिन्हा ने नई राजनीतिक पारी शुरू की है और पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी अगर जीत जाती हैं तो सिन्हा को उनके इस कदम का राजनीतिक नफा भी हो सकता है। हाल ही में टीएमसी छोड़कर गए राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी की सीट खाली हुई है। ऐसे में यशवंत सिन्हा के इस सीट पर चुने जाने की राजनीतिक संभावनाएं बन सकती हैं।
पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में जिस समय ममता बनर्जी जख्मी हो गई थी, उस समय वहां उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसर को निलंबित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने यह ऐलान करते हुए कहा है कि 1 सप्ताह के अंदर उस पुलिस अधिकारी पर लापरवाही का आरोप लगाया जाएगा। चुनाव आयोग ने हमले की संभावना को खारिज कर दिया, लेकिन यह माना है कि उनकी सुरक्षा में लगा अधिकारी अपने कर्तव्य के निर्वहन में नाकाम रहा। चुनाव आयोग ने कहा है कि आईपीएस विवेक सहाय को सुरक्षा निदेशक के पद से हटा दिया जाएगा और उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। इसके अलावा पूर्वी मेदिनीपुर के पुलिस अधीक्षक प्रवीण प्रकाश को भी तत्काल निलंबन में भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 को कितनी गंभीरता से ले रही है और उसने इसे किस तरह प्रतिष्ठा का मुद्दा बना लिया है, यह अब बिल्कुल साफ हो गया है। यह इससे पता चलता है कि केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, सांसद लॉकेट चैटर्जी, निशित प्रामाणिक और राज्यसभा सदस्य स्वपन दास गुप्ता को भी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाकर उतारा गया है। इतने सारे सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने बता दिया है कि वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है, लेकिन हमें असम के दुश्मनों की पहचान करनी होगी। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम करती है और राज्य में किसी को भी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रखा गया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को दावा किया कि असम को छोड़कर बाकी अन्य 4 राज्यों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में राज्य सरकार का हिस्सा पवार ने कहा, ये 5 राज्यों के चुनावी ट्रेंड देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। पवार ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है और लोगों के लिए लड़ने वाली दीदी पर हमला कर रही है। बीजेपी द्वारा त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाए जाने और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत को बनाए जाने के बाद तीरथ सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की है और पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से कर दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार तीरथ सिंह रावत ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा कि आज दुनिया के नेता पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए लाइन में लगते हैं। पहले ऐसा नहीं था, दुनिया के नेताओं को हमारे देश के पीएम से फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने कहा कि भगवान राम ने समाज के लिए अच्छा काम किया था, इसीलिए लोग उन्हें भगवान मानने लगे थे। इसी तरह भविष्य में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी ऐसा ही होगा। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से लदी कार मिलने और फिर कार के मालिक बताए जाने वाले मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई हैं। इस मामले में केंद्रीय एजेंसी एनआईए ने पुलिस अधिकारी सचिन वजे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद शिवसेना ने इस मामले को अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से जोड़ा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि वाजे की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी को जो आनंद मिला है उसका वर्णन करने में शब्द कम पड़ जाएंगे। वाजे की गिरफ्तारी हो गई हो, ऐसी गर्जना करते हुए इन लोगों का सड़क पर आना बाकी है। इस खुशी का कारण यह है कि कुछ महीने पहले इसी वाजे ने रायगढ़ पुलिस की मदद से बीजेपी वालों के महंत अर्नब गोस्वामी को अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में हथकड़ियां लगाई थी। उस समय ये लोग गोस्वामी का नाम लेकर रो रहे थे और वाजे को श्राप दे रहे थे। रुकिए, देख लेंगे, केंद्र में हमारी ही सत्ता है, ऐसा कह रहे थे। वह मौका अब साध लिया गया है। शिवसेना ने कहा कि जब 20 जिलेटिन छड़ों के मामले की जांच राज्य का आतंकवादी निरोधी दस्ता कर ही रहा था कि एनआईए उसमें कूद पड़ी। अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेजने से वाजे बीजेपी और केंद्र के हिटलिस्ट पर थे ही। भारत में पिछले एक दिन में 26,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 118 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,13,85,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,58,725 हो चुकी है। बता दें, देश में आ रहे कुल मामलों के 88% मामलों के लिए देश के 7 राज्य जिम्मेदार हैं, जिनमें महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का कहर जारी है। ये एक बार फिर से पैर पसार रहा है। पिछले एक दिन में राज्य में 16,620 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 50 लोगों की जान भी गई है, जिसके साथ ही राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 23,14,000 के पार हो चुका है और मृतकों की संख्या भी 52,861 हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में 15,000 से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन रविवार को 16,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर सेना की हिंसक कार्रवाई जारी है। रविवार को सेना की कार्रवाई में कम से कम 39 लोगों की मौत होने की खबर है। कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों द्वारा एक चीनी फैक्ट्री में आग लगाने के बाद सेना ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे फायरिंग कर दी।
जिसके बाद सैन्य तख्तापलट के बाद से अब तक मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या 80 से अधिक हो चुकी है। वहीं सेना ने हांगथिया और यंगून जिले में मार्शल लॉ लगा दिया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।